जी आवाज आ रही है सबको? यस सर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस आ सर। रही है? यस सर, नजर आ रही है। यस सर। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस कोर्स का, वो है काइनेटिक्स। तो ये लास्ट टॉपिक है और होप सो के नेक्स्ट जो है ना, हम नेक्स्ट वीक इसको ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक्स, जहाँ पे आवाज़ मसला करे मुझे बताना है। स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक्स क्या चीज़। अच्छा जी, अब मैकेनिक्स जो है ना, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक पार्ट है स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स क्या है, बता चुका हूँ कि ये ब्रांच है मैकेनिक्स की जो डील करती है फोर्सेस और टार्क, जो कि किस ऑब्जेक्ट पे लग रही हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। ठीक है, तो स्टैटिक्स को मैं कह सकता हूँ कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद फोर्सेस एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और जो समेशन होती है उन फोर्सेस या टॉर्क की, वो इस सिस्टम में क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस, ये क्या होता था, जीरो। और फोर्सेस को जो डील करती है वो किस पे लग रही होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स डील करती है विद फोर्सेस एंड टॉर्क इन मूविंग सिचुएशन। डायनेमिक्स में जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, मूविंग होती है। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं होता। और ये साथ साथ जो रीजन होता है बिहाइंड द मोशन एंड फोर्सेस, उनको भी डील करती है, उनको भी देखती है। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ जो है वो फोर्सेस को नहीं, मोशन को डील नहीं कर रही होती, जो रीजन बिहाइंड द मोशन है कि मोशन किस वजह से कॉज हुआ है, उसको भी डील कर रही होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि डायनामिक जो है, डायनामिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो डील करती है फोर्सेस और टार्क से इन मूविंग सिचुएशन, एंड इट आल्सो लुक फॉर द रीजन बिहाइंड द मोशन एंड फोर्सेस। अब ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। अब डायनामिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डायनामिक्स के दो पार्ट, एक है किनेमैटिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं ना। आवाज आ रही है किसी? यस सर। ये चीज जो है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, किनेमैटिक्स को। ठीक है, किनेमैटिक्स में हमने क्या देखा था, मोशन को, उसका कॉज नहीं स्टडी किया था कि जो मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। किनेमैटिक्स में हमने सिर्फ मोशन, वी इन काइनेमैटिक्स वी आर कंसर्न्ड विद मोशन। ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। हमने कॉज नहीं देखा था कि मोशन जो है उसका कॉज क्या है। लेकिन जो अब आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स, ठीक है, इट कंसर्न विद मोशन एंड इट्स कॉज। इसमें मोशन भी है और उसका कॉज भी है। तो अर्लियर टाइम में ना डायनामिक्स को ही काइनेटिक्स कहा जाता था। ठीक है, इस डायनामिक्स को ही काइनेटिक्स कहा जाता था। लेकिन खैर, डायनामिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। किनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद मोशन, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। और काइनेटिक्स में क्या है, काइनेटिक्स में हम वी आर कंसर्न्ड विद मोशन एंड इट्स कॉज आल्सो। ठीक है, कॉज भी उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, उसका कॉज क्या है। और इन अर्लियर टाइम्स डायनामिक वाज कॉल्ड काइनेटिक्स। खैर, डायनामिक्स को ही काइनेटिक्स कहा जाता था। ये छोटा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था काइनेटिक्स का। आते हैं आगे हम। यही बात जो भी मैंने बताई कि काइनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी।
बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं एंड द रिजल्टिंग मोशन कॉज्ड बाय द गिवन फोर्सेस। कि सिर्फ हम वो नहीं देखेंगे कि मोशन किस वजह से, मोशन जो हो रहा है उसको नहीं स्टडी करेंगे, मोशन जिन फोर्सेस की वजह से हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, उन फोर्सेस को भी स्टडी करेंगे। लेकिन किनेमैटिक्स में मैंने सिर्फ किसको स्टडी किया था, मैंने रिजल्टिंग मोशन को डिस्कस किया था। मैंने जो फोर्सेस जो उस पर एक्ट हो रही थी उनको डिस्कस नहीं किया था। फिर में हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि जो रिजल्टिंग मोशन है और जो मोशन जिन फोर्सेस की वजह से कॉज हो रहा है, उन दोनों को हम काइनेटिक्स में देखेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है जी काइनेटिक्स की? सबसे पहले फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये आपको नजर आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो कार है, इट इज ड्राइविंग अलोंग द रोड। तो ये जब कार, ये रेसिंग कार है, जब ये रोड पे ड्राइव करेगी तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, ठीक है, दैट कॉज बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि अब ये उसमें स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये क्या कर्वी लीनियर पाथ है, ये रेसिंग ट्रैक जो है कर्वी लीनियर। तो ये जब इस ट्रैक पे कार मूव करेगी तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, या दिस कार्स विल बी सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, जो कि क्या क्रिएट करेंगे, बोथ नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बता चुका हूं, एक्सेलरेशन पढ़ाते हुए बताया था, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पहली एग्जांपल ये है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, ये एक बंजी जंपर है, ठीक है। जंप किया इसने, ये जो क्या नाम है, एनर्जी है, जब इसने जंप किया तो जो ये वुमेन फॉल करेगी नीचे, तो जो एनर्जी है इट विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस कॉर्ड, इसको कहते हैं बंजी कॉर्ड, ठीक है। एनर्जी ये कॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस सिनेरियो में जो प्रिंसिपल है वर्क और एनर्जी का, वो हमें बताएगा इसकी मोशन को, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द मोशन। तो ये एक इसका एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल क्या है, दिस बम्पर कार। ये अक्सर वो अम्यूजमेंट पार्क्स में बच्चों के लिए कार्स होती हैं। अगर अपने दौर में तुम लोगों ने अगर ये इसको देखा हो या इस बम्पर कार में बैठे हो, तो इस बम्पर कार का जो डिज़ाइन है ना, जो अम्यूजमेंट पार्क में होती है बम्पर कार, इसके लिए हमें इम्पल्स मोमेंटम का नॉलेज चाहिए। ये इसकी थर्ड एग्जांपल है काइनेटिक्स, ठीक है। तो हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स में? तीन डिफरेंट चीज़ों को, फोर्स एंड एक्सेलरेशन 1, वर्क एंड एनर्जी 2, और इम्पल्स एंड मोमेंटम नंबर 3। तो हम स्टार्ट करते हैं जी फोर्स एंड एक्सेलरेशन से पहली चीज़, ठीक है। फोर्स और एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है, बताया करो यार, साथ साथ बताया करो। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं जी फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब ये आपको फिगर नजर आ रही है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो बेंड होते हैं ना, ये वाले बेंड, इनको कहते हैं हेयर पिन बेंड। देखो, जिस तरह हेयर पिन होती है ना, यूं करके ही होती है ना हेयर पिन, ठीक है। इसकी शेप भी, इस बेंड की शेप भी क्या है, ये जो बेंड्स हैं इनकी शेप भी क्या है, हेयर पिन लाइक। तो इन बेंड्स को कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनको कहते हैं हेयर पिन बेंड्स, हेयर पिन बेंड्स। हिली एरियाज में अक्सर प्रोवाइड किए जाते हैं हेयर पिन बेंड्स, ठीक है। ये याद रखना है, आगे काम आएगा। तो इन बेंड्स को क्या कहते हैं, हेयर पिन बेंड्स। खैर, ये मैं भी बता चुका हूँ, जो मैंने स्टार्ट में उसकी एग्जांपल दी थी कि कार जो ड्राइव करेगी ना रोड पे, इट विल बी सब्जेक्टेड टू फोर्सेस दैट क्रिएट बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम आगे इसको देखते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल है, और यहाँ पे कर्वी लीनियर मोशन नहीं होगा। अच्छा जी, इसको फोर्स और एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। ये लिखा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो बेसिस है ना काइनेटिक्स की बेसिस, वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ,
ये बेसिस है, बेस है काइनेटिक्स की। क्या चीज? न्यूटन का सेकंड लॉ। खैर, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है कि जब कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करती है ना किसी पार्टिकल पे, किसी भी पार्टिकल पे कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, तो पार्टिकल जो है ना एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी। वो जो इक्वेशन थी F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ की, जिसमें m क्या है? मैस ऑफ पार्टिकल। तो न्यूटन सेकंड लॉ दोबारा मैं बता दूं कि जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी ना पार्टिकल पे, ठीक हो गया, लेट्स सपोज ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे, दूसरी फोर्स ये एक्ट कर रही है, ठीक है, तो पार्टिकल एक्सेलरेट कहाँ पे करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर इस पार्टिकल पे यू फोर्स एक्ट हो रही है तो ये फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक हो गया, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ था, F इज इक्वल टू एम ए। खैर, अब एग्जांपल लेता हूँ कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उस पे जो है मोर देन वन फोर्स, उस पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज यही वाला ये ले लेता हूँ कि एक फोर्स एक्ट कर रही है इस पार्टिकल पे जो उसको इस तरफ एक्सेलरेट करवा रही है F2, और एक फोर्स एक्ट कर रही है F1। ठीक हो गया, इसकी रिजल्टेंट फोर्स बता चुका हूँ, ये सारी चीजें पिछली हैं कि रिजल्टेंट फोर्स हमें कैसे पता लगेगी? डेल्टा F। ठीक है, वेक्टर समेशन करोगे तमाम फोर्सेस का। ठीक हो गया, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना इधर FR, उसके लिए इन तमाम इनको जितनी भी फोर्सेस, अभी मेरे केस में दो फोर्सेस हैं, इनका क्या कर दूंगा? समेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और वो जो रूल लगाता था मैं, पैरेललोग्राम या ट्रायंगुलर, कोई भी लॉ लगा लो। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट, ये तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये इस रिजल्टेंट के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, ये पार्टिकल इस पाथ पे मूव करेगा। ये जो रिजल्टेंट आया यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट आएगा। तो पार्टिकल जो मूव करेगा वो किस फोर्स के साथ मूव करेगा? क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए। पार्टिकल मूव करेगा विद मैश m एंड एक्सेलरेशन a। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जब F इज इक्वल टू एम ए, F क्या है मेरे पास? रिजल्टेंट फोर्स है ना, FR एम ए, और रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास किसके इक्वल है? समेशन ऑफ फोर्सेस जो भी हैं, दो ही फोर्सेस है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू एम। ये जो समेशन ऑफ फोर्स है इसकी जगह, ये जो चीज है इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? एम। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का जो पाथ होगा, जो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी? लॉन्ग दिस रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है फोर्स और एक्सेलरेशन का। सिमिलरली एक और है, एक लेट्स सपोज एक कोई आर्बिट्रेरी शेप है, ठीक है, जिसका कोई वेट है। ठीक हो गया, W, जो कि कहाँ पे एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। ठीक है, तो A किसके इक्वल होगी? G के। ठीक हो गया, ये भी SI यूनिट्स में ये लिखा हुआ है, SI यूनिट्स में बात कर रहा है। ठीक हो गया, तो F इज इक्वल टू एम ए था। F यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेट हो जाएगा ना, और M और A की जगह क्या पुट हो जाएगा? G। पॉजिटिव साइन इसलिए आएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना डाउनवर्ड्स है। ठीक है, हमने कंसीडर किया था अपने न्यूमेरिकल में कि हम अपना जो एक्सिस लेंगे, हाइट लेंगे, वो हम एक्सिस जो हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन G के इक्वल है। SI यूनिट्स में बात करूंगा तो वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। कैसे? वेट किसके इक्वल था? mg के इक्वल था। मैस क्या होता है? kg। ठीक हो गया, और
जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज मैं पढ़ के आया हूँ, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर मैं FPS यानी यूएस कस्टमरी यूनिट्स में बात करूंगा तो वेट का इसका जो वेट का यूनिट है वो क्या होगा, पाउंड। ठीक हो गया। और मैस जो है FPS यानी फुट पाउंड सेकंड या यूएस कस्टमरी यूनिट्स में मैस क्या होता है, मैस इक्वल होता है स्लग के। ये चीजें भी फर्स्ट लेक्चर में बताई। ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे g के इक्वल होगी तो w इज इक्वल टू mg। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे यूएस कस्टमरी यानी FPS सिस्टम में मैस क्या होगा, स्लग के इक्वल, और वेट पाउंड्स में है। आवाज आ रही सबको? हाँ? यस सर। यस सर। जहाँ पे समझ ना आए वहां पे पूछना है। अच्छा, आप आते हैं जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा टॉपिक है। इससे पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड है, थर्ड है, तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल है वो किसी रिस्पेक्टिव फ्रेम के विद रिस्पेक्टिव हम मेजर करें। ठीक है। अब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली ज्योमेट्रिक एक्सिस का एक सिस्टम है। ठीक है। जिसमें इन रिलेशन टू विच कौन कौन सी मेजरमेंट की जाती हैं, साइज, मेजरमेंट ऑफ साइज, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मेजरमेंट ऑफ मोशन। तीन चीजों की मेजरमेंट की जाती है। मैंने क्या बताया कि बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि इट इज द सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस जिसमें इन रिलेशन टू विच मेजरमेंट ऑफ साइज, पोजीशन एंड मोशन कैन बी मेड। अब ये मेरे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया जी एक्सिस। एक पार्टिकल लेट्स सपोज इस पॉइंट पे, इसकी पोजीशन कैसे डिटरमिन होगी? इसके मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, एक्स, वाई, जी, तभी मुझे इसकी पोजीशन मिलेगी ना, ये वाली पोजीशन वेक्टर आर मिलेगा। ठीक हो गया। तो टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल वी शुड हैव द इन्फो अबाउट द कोऑर्डिनेट्स। मुझे इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यानी पहला जो पॉइंट था हमारा पोजीशन, वो अगर इसमें मैं टाइम इन्वॉल्व कर दूं, मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब कोई पार्टिकल लेट्स सपोज ये यूं करके पाथ फॉलो कर रहा है, यूं थोड़ा सा टाइम गुजरा, वो पार्टिकल लेट्स सपोज इस पोजीशन पे आ गया, यानी अब पार्टिकल ने यहाँ पे एक टाइम भी कवर किया, यानी अब यहाँ पे एक्स, वाई, जी इसके कोऑर्डिनेट्स के अलावा इसने कुछ टाइम भी कवर किया, या इस जगह पे था तो किस टाइम पे था। तो अब जब टाइम भी इन्वॉल्व हो गया तो ये चीज क्या बन गई, मोशन बन गई। ठीक हो गया। तो ये इट इज द सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इन रिलेशन टू विच मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, मोशन, ठीक है, एंड साइज कैन बी मेड। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, इतना डिटेल में ही जाएंगे हम इसमें। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन, न्यूटन से। और सेकंड होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक हो गया। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है और नॉन इनर्शियल को नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स, यानी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, होल्ड होते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स, पहली बात। और इसके अलावा जो रेफरेंस नेट फोर्स एक्ट हो रही होती है ना पार्टिकल पे, वो जीरो होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो रेफरेंस नेट फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट हो रही होती है, जो नेट फोर्स है वो जीरो होती है। ठीक हो गया। और पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखना पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, अगर वो मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं होती। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m में सेकेंड लॉ है। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, मैंने कहा ना नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो m इंटू ए, तो मैस तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब a इज इक्वल टू जीरो। ये जो ऊपर वाला केस है, ये इसमें मैस तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो मैंने तीन पॉइंट्स क्या बताया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक तो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है। सेकंड पॉइंट कि नेट फोर्स जो एक्ट हो रही होती है पार्टिकल पे वो जीरो होती है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। ये थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट था। उसके बाद दूसरा होता है जी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ डज नॉट होल्ड। जो न्यूटन के लॉज है ना, वो होल्ड नहीं करते। और नेट फोर्स भी जीरो नहीं होती इस पार्टिकल पे। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं अगर बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल क्या देता हूँ, तो आप में से कोई एक बंदा ट्रेन में जो है ना वो बैठा हुआ है, मतलब इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने आना है इस्लामाबाद टू लाहौर। आप जब लाहौर पहुंचने वाले होगे, आप अपने लेट्स सपोज किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि मैं लाहौर जो है वो पहुंचने वाला हूं। अब आपके मुताबिक ट्रेन स्टेशनरी है, लाहौर आपकी तरफ आ रहा है। जो ट्रेन में बंदा बैठा हुआ है, लेट्स सपोज उस्मान है, उस्मान के मुताबिक जो लाहौर है वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो ट्रेन स्टेशनरी है। अब एक स्टेशन पे उस्मान का कोई दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, उसामा खड़ा हुआ है, उसके मुताबिक वो जगह स्टेशनरी है, ट्रेन उस मूव करके आ रही। ठीक हो गया, इसके मुताबिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, इसके मुताबिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है। तो इसलिए इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी बहुत जरूरी है। जो रेलवे स्टेशन पे देख रहा है ट्रेन को आते हुए, उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि वो जगह, वो लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है, वो जंक्शन जो है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, ट्रेन मूव करके आ रही है उसकी तरफ। जो अंदर बंदा बैठा है उसके मुताबिक ट्रेन स्टेशनरी है, स्टेशन उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस उस्मान के मुताबिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, सामा के मुताबिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है। तो अब हर बंदे के विद रिस्पेक्टिव बात हो रही है, इसके विद रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, इसके विद रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है। ठीक है, अब एक बंदा ट्रेन में बॉल थ्रो करता है, उसके जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो जीरो कवर करेगी उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बॉल क्या करेगी, वर्टिकली सिर्फ नीचे आएगी, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रही है। लेकिन उस बंदे के विद रिस्पेक्ट, उस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूं, विद रिस्पेक्टिव टू दैट, तो वो क्या है, वो ट्रेन स्टेशनरी है। लेकिन यहाँ पे जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है ना, वो जब देखेगा ये ट्रेन मूव कर रही है और वो जो बॉल थ्रो हुआ, उसको क्या लगेगा, उसको ऐसे लगेगा वो जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ उसने कवर किया और नीचे आया, यानी बॉल ने आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी की और साथ साथ वर्टिकल मूवमेंट भी की, यानी बॉल हॉरिजॉन्टली भी आगे गया और वर्टिकली भी डाउनवर्ड आया, यानी उसने पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो की, जो कि
ये बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसके मुताबिक, लेकिन जो बंदा अंदर खड़ा हुआ है उसके मुताबिक उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉल क्या हुआ, सीधा स्ट्रेट नीचे आया, उसने हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने जीरो कवर किया। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी बहुत जरूरी है। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ये सीन हो रहा है और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक दोनों मोशन, यानी कि पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है, लेकिन इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक सिर्फ वर्टिकल मोशन। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, को हम जब बात करते हैं तो हमने इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं कि विद रिस्पेक्टिव टू किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है ना न्यूटन लॉ जो है ना वो होल्ड नहीं करता, न्यूटन के लॉ होल्ड नहीं करते। एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज ये कार मूव कर रही है, यहाँ पे मैंने एक बॉल जो है ना, ठीक है, कोई भी चीज, कोई बॉल है वो लटका दिया। अब कार मूव करेगी फॉरवर्ड, लेट्स सपोज यहाँ पे कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन, ठीक है, ये कोई बॉल जो है ना मैंने यहाँ लटका दी। अब कार मूव कर रही है फॉरवर्ड, बॉल क्या करेगी, हाँ भाई कोई बताया मुझे, बॉल की डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। कार मूव करेगी फॉरवर्ड, बॉल मूव करेगी बैकवर्ड, लेकिन हम फोर्स तो कार पे लगा रहे हैं, बॉल पे तो हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाई। ऐसे ही है ना, फोर्स तो कार पे लग रही है ना, जो इंजन स्टार्ट किया, कार मूव की, फोर्स तो कार पे लग रही है, बॉल पे तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन इस कार की मूवमेंट की वजह से बॉल मूव कर रही है बैकवर्ड। ठीक हो गया। तो जो फोर्स बॉल पे प्रोड्यूस हो रही है ना, उस फोर्स को कहते हैं सूडो फोर्स। अगर कोई पूछे व्हाट इज सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स, एग्जांपल देनी है तो और फिक्टिशियस फोर्स मतलब कौन सी फोर्स है सूडो फोर्स? द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन बॉल ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार। जो फोर्स बॉल पे प्रोड्यूस हुई ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार, उसको कह रहे हैं जी सूडो और फिक्टिशियस फोर्स। अब यहाँ पे न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं किया, ये न्यूटन का लॉ यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, अब इस जगह न्यूटन के लॉ, ये जो मैंने एग्जांपल दी इसमें न्यूटन के लॉ जो है वो होल्ड नहीं करते इस एग्जांपल में। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस चीज में जो मैं स्टडी करूंगा उसको मैं कहूंगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहूंगा। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल थी कि कार पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉल बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, बॉल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ना, जो बॉडी रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे ही रहना चाहिए अनलेस इट इज एक्सर्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इस बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फोर्स लग रही है स्कार पे, उस कार की मूवमेंट की वजह से बॉल बैकवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ पे न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं करता। तो इस फोर्स को हम कहते हैं सूडो और फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, और अब इसकी जो स्टडी होगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आखिरी बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड, आप अर्थ पे कहीं भी मूव करते हो, अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो आप जो स्पीड लेते हो, कि गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो किसके विद रिस्पेक्ट लेते हो? वो आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ले रहे होते हो, किसके? जिस ग्राउंड पे जा रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट ले रहे होते हो। ठीक है, और आप एज्यूम करते हो अर्थ क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, ये आप एज्यूम करते हो कि अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, क्योंकि अर्थ मूव तो कर रहा है लेकिन हमें उसकी मोशन फील नहीं हो रही, तो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं अर्थ क्या है, स्टेशनरी है। तो हम जब अर्थ को स्टेशनरी कंसीडर करते हैं तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट हम जो स्पीड लेते हैं या वेलोसिटी लेते हैं बॉडी की, ठीक है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम अर्थ को स्टेशनरी एज्यूम ना करें तब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम अर्थ को स्टेशनरी एज्यूम कर रहे हैं और ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट क्या ले रहे हैं, स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं। तो ईच एक्टिविटी ऑन अर्थ सरफेस नाउ विल कम अंडर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अर्थ को मैंने क्या कंसीडर कर दिया, स्टेशनरी कंसीडर कर दिया। ठीक हो गया, क्योंकि देखो ना, अब अर्थ मूव कर रही है तो जो कार यहाँ पे है उसको भी तो मूव करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। अर्थ तो रोटेट या रिवॉल्व कर रही है ना। खैर, हम अर्थ को कंसीडर करते हैं स्टेशनरी। तो हम अब जो भी एक्टिविटी होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
अच्छा ये जो है ना, ये चीज मैं पीछे बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स, ये मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ। और ये हमने जब इक्वेशन निकाली थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लास्ट न्यूमेरिकल भी जो हमने किया था उसमें हमने यूज किया था ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। रो क्या था? रेडियस था। ठीक है, रो क्या है? रेडियस है। ये कर्वी लीनियर मोशन में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हम बहुत डिटेल में नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नमाज का ब्रेक, नमाज के बाद हम दूसरा जो है ना स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, ओके है जी। ठीक है सर। हाँ, नमाज सारे पढ़ लो, 10 मिनट बाद हम स्टार्ट करें। नमाज पढ़ लो। ओके।